नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर के आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज की करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने को सरकार ने दी मंजूरी। तो विस्तृत जानकारी क्या है? आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। परियोजना का पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए से अधिक की 1557 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। मालूम हो कि 2584 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी होगी। कब पूरी होगी? 2028 के अंदर पूरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। क्या उद्देश्य है? एक बांध का निर्माण करना है। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त सिंचाई कर सकेगी, यानी कि अतिरिक्त सिंचाई होगी 57,065 हेक्टेयर भूमि पर। इससे क्या है, सिंचाई करने में सुविधा मिलेगी। तो उद्देश्य क्या बताया कि भाई वहां पर बांध का निर्माण करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार उद्योग मंत्रालय के बीच जुलाई 2023 में जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन से अवगत कराया गया। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट एवं पोटाश युक्त P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। तो क्या है ये न्यूज? विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। 1/10/2023 से लेकर 31/3/2024 तक के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2023-24 1/10/2023 से लेकर 31/3/2024 तक के लिए फास्फेट और पोटाश युक्त P&K उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। आगामी रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए का व्यय होने की उम्मीद है। फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर यह सब्सिडी रबी सीजन 2023-24 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को किफायती मूल्यों पर, यानी कि सस्ती दरों पर इन उर्वरकों की उपलब्धता सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके, यानी कि किसानों को सस्ती दरों पर जो ये है उर्वरक आसानी से उनको मिल सके, इसलिए ये सब्सिडी दी गई। विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को आधुनिकतम वर्टिकल विंड टनल मिला। विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में हिमाचल प्रदेश के बकलोम में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल VWT मिली है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। अत्याधुनिक विंड टनल सशस्त्र बल कर्मियों के कम्बैट प्रिटोफोल कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। आगे, PM श्री स्कूलों के लिए ICT लैब। तो क्या है ये ICT लैब? विस्तृत जानकारी देखते हैं। कक्षाओं में आधुनिक तकनीक को अपनाने,
यानी कि स्कूलों में जो क्लास है उनमें आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए हरियाणा में पीएम श्री स्कूलों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी प्रयोगशालाएं एवं स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर वाले जो क्लासरूम है वो शुरू किए जाएंगे, जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ साथ छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने का अनुभव प्रदान करेगा। आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम शहरी ग्रामीण डिजिटल गैप को समाप्त कर समान शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। पीएम श्री देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य क्या, आप देखिए उद्देश्य क्या, केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों का उन्नयन करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का पालन करने के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से चल रहे रोजगार मुद्दे में सुधार किया। तो क्या था ये मुद्दा? हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के सार्वजनिक रोजगार के मामले में हुए 30 वर्ष पुराने अन्याय में सुधार किया है। कितने वर्ष पुराने? 30 वर्ष पुराने। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित विभाग को एक व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए परीक्षाधीन पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया। संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उन स्थितियों में पूर्ण न्याय देने का विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जहां कानून या विधान कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक सार्वजनिक नियोक्ता जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, किसी वैध या उचित कारण के बिना, यानी कि किसी सही कारण के बिना किसी उम्मीदवार को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता। यानी कि नौकरी से बर्खास्त यानी कि नौकरी से उसको हटा नहीं सकता। यह निर्णय चयन प्रक्रिया की शुरुआत से ही स्पष्ट और निष्पक्ष पात्रता मानदंड के महत्व को रेखांकित करता है तथा सार्वजनिक रोजगार में गैर भेदभाव के सिद्धांत की पुष्टि करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023, तो विस्तृत जानकारी क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 की हालिया रिलीज में यह बात सामने आई है कि भारत 2021-22 दोनों में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में प्रवासियों के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। यह देखा गया कि भारत ने OECD राष्ट्रों में नए लोगों के लिए मूल देश के रूप में चीन की जगह ले ली है, जिससे वैश्विक प्रवासन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हो गई है। वैश्विक प्रवासन के क्षेत्र में भारत की उन्नति 2020 में शुरू हुई, जब इसने OECD देशों में प्रवासियों के मुख्य स्रोत के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया। यह प्रवृत्ति 2021 में जारी रही। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत 0.141 मिलियन नए प्रवासियों के साथ सबसे आगे रहा। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने 2022 में भी इस शीर्ष स्थान को बरकरार रखा, जो वैश्विक प्रवासन प्रवृत्तियों को आकार देने में इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। नई दिल्ली में भारत टैक्स 2024 का आयोजन। भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर 26 से 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा। विस्तृत जानकारी। एक महत्वपूर्ण पहल में भारत का कपड़ा उद्योग निकायों के साथ साझेदारी में भारत टैक्स 2024 की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम माना जाता है। नई दिल्ली में 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित यह मेगा प्रदर्शनी नवाचार, सहयोग और मेक इन इंडिया लोकाचार द्वारा चिन्हित एक वैश्विक कपड़ा महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। भारत टैक्स 2024 भारत के 5F दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो फार्म से, फाइबर से, फैक्ट्री से, फैशन से लेकर फॉरेन तक फैला हुआ है। यह कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, न केवल घरेलू खपत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए उत्पादों का निर्माण करने की भारत की तैयारी को रेखांकित करता है। स्काई रूट एयरस्पेस ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया।
भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार 24 अक्टूबर को हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम 1 कक्षीय रॉकेट को लॉन्च किया। तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तो क्या है ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर? पिछली जानकारी के लिए नीचे देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर नामक एक पहल आरंभ की है, जिसका उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय नीलगिरी तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना। उद्देश्य क्या रहा? जो लुप्त प्राय यानी कि जो समाप्त निकगार पर है, नीलगिरी तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। 25 करोड़ के बजट वाली यह परियोजना नीलगिरी तहर की आबादी, वितरण, पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों का समाधान करना चाहती है। इस परियोजना का शुभारंभ चेन्नई के सचिवालय में हुआ। कहां पर हुआ? चेन्नई के सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस अनोखी प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों को पुस्तकें भी वितरित की, यानी पुस्तकें भी उनको बांटी गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने के लिए सरकार ने चलाई अमृत कलश विशेष रेलगाड़ियां। मेरी माटी मेरा देश के अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों की नई दिल्ली पहुंचने के लिए देश भर से अनेक अमृत कलश विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा और मेघालय से ये रेलगाड़ियां शुक्रवार को तथा असम और सिक्किम से 28 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। तो कहां से कहां तक पहुंचेगी? दिल्ली पहुंचेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 1000 से अधिक प्रतिनिधि विशेष रेलगाड़ियों से 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई। तो क्या ये कि नारे के साथ आज से सांसद भारत दर्शन का दूसरा चरण शुरू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत 1 नवंबर तक सांसद भारत दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके तहत 21 लड़कों को दिल्ली दर्शन के साथ ही विशेष रूप से गुजरात का दौरा करवाया जाएगा। अनुराग ठाकुर की एक अन्य पहल एक से श्रेष्ठ के तहत 2 अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और सभी जरूरी शिक्षा सामग्री निःशुल्क यानी कि फ्री में दी जाती है। एक से श्रेष्ठ पहल को अनुराग ठाकुर ने हमारा संकल्प हमारा प्रयास सबको शिक्षा सबका विकास नारा दिया। वहीं सांसद भारत दर्शन को थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया। उल्लेखनीय है कि सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी व उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जाता है। इसके लिए छात्रों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। किर्गिज गणराज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। श्रीलंका का भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा जारी करने का फैसला। तो कितने देशों को मुफ्त वीजा जारी करने का फैसला लिया गया श्रीलंका द्वारा? 7 देशों। तो कौन कौन से? श्रीलंका ने प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क वीजा जारी करने का फैसला किया। श्रीलंका कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क में माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा कि प्रायोगिक परियोजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? 31 मार्च 2024 तक यह परियोजना जारी रहेगी। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो क्या है जानकारी? भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका के पदक से सम्मानित किया। वैज्ञानिकों अशोक गोडगिल और सुब्रा सुरेश को
प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिकों और आविष्कारों को भी सम्मानित विज्ञान का राष्ट्रीय पदक और प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक उन अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय उपलब्धियां हासिल की हो। अरुणाचल प्रदेश, आजादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा देगी सरकार। तो अरुणाचल प्रदेश में सरकारी विद्यालय जो आजादी से पहले सरकारी स्कूल थे तो उनको किस चीज का दर्जा दिया जाएगा? हेरिटेज स्कूल का। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तो कौन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? पेमा खांडू ने घोषणा की कि राज्य में अब आजादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इन स्कूलों के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। पूर्वी सियोंग जिले में बालेक में एक सरकारी विद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर? 75 वर्ष। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बात की कि श्री पेमा खांडू ने कहा कि आजादी से पूर्व राज्य में 3 से 4 सरकारी विद्यालय स्थापित किए गए थे। कितने विद्यालय स्थापित किए गए थे? 3 से 4 आजादी से पहले, और आज इनकी संख्या 3000 से ज्यादा है। धोनी फिर बने लेज के ब्रांड एम्बेसडर। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने धोनी? लेज के। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने फिर से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। लेज ब्रांड की समावित रखने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया ने यह घोषणा की कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दूसरी पारी शुरू करते हुए धोनी लेज के लिए नए अभियान नो लेज नो गेम में नजर आए हैं। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2023 24 से 31 अक्टूबर। हर साल 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 24 से 31 अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है। सूचना और मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन उत्सव अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर के रूप में कार्य करता है। वैश्विक मीडिया सूचना साक्षरता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? डिजिटल स्थानों में मीडिया और सूचना साक्षरता एक सामूहिक वैश्विक एजेंडा है। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इनको आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जो जैसे ही मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। इसलिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।